हेलो गाइस, वेलकम बैक। सारे बच्चों का स्वागत है। मैं विकास श्रीवास्तव आज फिर से आपके साथ कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आया हूँ, ताकि आज का सेशन आप पढ़ के जाओ और आपको लगे कि हाँ जी, आज हमने कुछ सीखा है। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके टेंशन नहीं लेने वाले हैं। हम एग्जामिनर को टेंशन देंगे कि बच्चा इतना मार्क्स लेकर ये कहाँ से आ रहा है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई एक्सपेक्ट कि अभी से पहले मैंने आपको कंपाउंड नाउन, नाउन नंबर, इसके अलावा नाउन केस और सेंटेंस, साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं और इन सारी वीडियोस को आपने ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी है तो डेफिनेटली आप में थोड़ा थोड़ा करके तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। आज की क्लास में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, नाउन केस। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो बच्चों और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने का कोई यूज नहीं है, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। तो आज मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि नाउन केस से रिलेटेड आपकी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो डेफिनेटली यहां पर आने वाले सारे क्वेश्चन को आप बस चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो। और मैं साथ ही साथ ये भी आपसे कहूंगा कि जैसे ही आपको क्वेश्चन यहां पर आप देखो, वीडियोस को पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, रिज्यूम करके देखो कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो रहा है या फिर इनकरेक्ट हो रहा है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, एंड ऑफ द वीडियो आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए और कितने इनकरेक्ट हुए। मेरा चैलेंज है कि अगर आपने पिछली क्लास नाउन केस की देखी होगी तो डेफिनेटली आपकी एक भी क्वेश्चन यहां पे रॉन्ग नहीं होने वाले हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट with the question number 1। क्वेश्चन यहां पे है, पहला क्वेश्चन है, मैंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की है कि हाँ यहां पे ऑब्लिक दे दूं, ए बी सी एंड डी पार्ट नो एरर, वो तो आप कर लेंगे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, मॉक टेस्ट भी आप लोग देते होंगे। तो यहां पर किसी तरह की फॉर्मेलिटीज की बात नहीं है। कह रहे कि यू नो इट वेल, तुम ये जानते हो बहुत अच्छे से, दैट योर सक्सेस इन लाइफ, कि आपकी जो या फिर तुम्हारी जो सफलता है, योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड करता है नॉट ऑन माई एडवाइस, मतलब मेरे एडवाइस पे डिपेंड नहीं करता है आपकी सफलता, बल्कि बट ऑन समबडी एल्स, किसी और की। आप याद करो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी आप समबडी, सिर्फ समबडी लिखते हो, कहने किसी की या किसी का, तो का के का सेंस देना है, आप इसके साथ यूज करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ एल्स वर्ड यूज करते हो तो somebody के साथ कभी भी आप एपोस्ट्रोफिस यूज नहीं करोगे। बेसिकली आई मीन कि अगर आप ऐसे लिखते हो somebody's else, दिस इज रॉन्ग। ये कह रहे कि तुम्हारी सफलता सिर्फ मेरे एडवाइस पे डिपेंड नहीं करती है, तुम्हारी सफलता डिपेंड करती है किसी और के, somebody है, तो का के का सेंस आ रहा है। देखना बच्चों यहां पे क्या लिख दिया गया है, somebody else। तो जब else आ जाए तो सर कहां पे यूज करना चाहिए हमें एपोस्ट्रोफिस, ये आपको यूज करना चाहिए else के साथ। इट मींस व्हाट कि सर सेंटेंस में प्रॉब्लम तो है, कहां पे प्रॉब्लम है, ये जो somebody else लिखा गया है यहां पर क्या होना चाहिए था, somebody else is, ये करेक्शन होगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो नाउन केस की नहीं देखी है, मैं कहूंगा कि अभी फटाफट वीडियो को पॉज करो, पहले आप नाउन केस की वीडियो देख करके आओ, ताकि आपको लगे कि हाँ जी, यहां पर जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, चाहे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे लिए कितना ईजी होगा। अगर आप बिना वो वीडियो देखे ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन, फुल ऑफ कंफ्यूजन होने वाली है ना। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहा। देखो, चीजें ईजी तभी होती है जब आपको वो समझ आता है। हम कहते हैं कि सर ये तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल तब है जब आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर जो चीज़ आपको समझ आ गई, दैट इज नॉट कंसिडर्ड डिफिकल्ट, देन दैट इज ईजी। हम कहते हैं पेपर बहुत आसान आया था, पेपर उसके लिए बहुत आसान होता है जो पढ़ के जाता है, पेपर उसके लिए हमेशा ही डिफिकल्ट होता है जो पढ़ के नहीं जाता है। बचपन में हमें 3+4 हम ऐड भी करते थे तो हमसे गलतियां हो जाती थी, आज हमें 3+4 ऐड करने में कभी गलतियां होगी, बिल्कुल भी नहीं। इट मीन्स व्हाट कि अब हम पढ़ने लगे हैं, अब हमें समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन आसान है, समझ नहीं आया एवरीथिंग इज जस्ट डिफिकल्ट। एक बहुत अच्छा कोट है, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये मजा नहीं आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है, वो इंटरेस्टिंग नहीं है, बट मुझे वो कोट याद रहता है, इफ यू आर इंटरेस्टेड एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग।
इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड नथिंग इज इंटरेस्टिंग. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट. अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वाकई में वो इंटरेस्टिंग है. हो सकता है कि किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में आपको मज़ा आ रहा है, किसी को और को नहीं आ रहा है. तो सारा खेल है हमारे दिमाग का. और मैं तो कहता हूँ कि ये दिमाग की ही उपज है जो हमसे अच्छा काम भी करवाती है और हमसे गलत काम भी करवाते हैं. ओवरऑल हमें पढ़ाई की अगर बात करनी हो तो मैं कहूँगा आपसे कि जो टॉपिक्स आपके हो गए हैं काइंडली उसको एक बार रिवीजन में ज़रूर लेकर के आएँ. जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें आपकी बेहतर नहीं होने वाली है. फाइन. तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे. ठीक है. और वीडियो पॉज करके फिर से आपको वही काम करना है. वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, वापस आकर के चेक करो कि उसमें जो आपने आंसर मार्क किया वो करेक्ट है और इनकरेक्ट है. फाइन. क्वेश्चन नंबर 2. द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन. जो बिल्डिंग की छत है उसे रिपेयरिंग की जरूरत है, अन्यथा इट मे फॉल डाउन, ये गिर जाएगी. तो इसमें बच्चों हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि ये जो आप यूज करते हो बच्चों, एपोस्ट्रॉफ एस एपोस्ट्रॉफ, ये बेसिकली किसके लिए होता है? का, के, की. ठीक. और एक वर्ड होता है ऑफ, इसकी भी मीनिंग होती है का, के और की. कहते हैं कि एपोस्ट्रॉफस या एस एपोस्ट्रॉफ का यूज कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं होना चाहिए. नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रॉफस और एस एपोस्ट्रॉफ यूज नहीं करते हैं. किया जा सकता है उसके लिए केस मैंने आपको बताया था. कौन सा केस था? पर्सोनिफिकेशन का. जिसने नहीं वीडियो देखी जाकर के देखो, पर्सोनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो यहां पर हमने क्या देखा कि सर बिल्डिंग इज नथिंग बट अ नॉन लिविंग थिंग. ये एक नॉन लिविंग थिंग है. तो सर नॉन लिविंग थिंग के लिए तो एपोस्ट्रॉफस का गलत हो गया. हाँ जी, बिल्कुल गलत है. तो सर क्या करें? तो कहते हैं कि इसका यूज हम नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज आप नॉन लिविंग थिंग के साथ कर सकते हो. इसका यूज नॉन लिविंग थिंग के साथ हो सकता है. तो सर इसमें करेक्शन क्या करना होगा? द बिल्डिंग्स रूफ गलत हो गया. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ये करेक्शन होगा. क्योंकि हमें पता है कि बिल्डिंग नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफस का यूज नहीं होता है. यूज करने की कहानी अलग होती है. पर्सोनिफिकेशन हो, बहुत सारी चीजें, पॉइंट हो, एज हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो. ठीक है. ये सब चीजें जब बतानी हो तो उसके साथ हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. फाइन. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. ये जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के पूछे गए हैं. आप कभी ना कभी आप देखोगे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सारे सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं. फाइन. Question number 3. He did not approve of his son raising stupid question. एक और भी बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ. मेरे ख्याल से ये बात मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने बच्चों ने मेरी इस बात को लिटरली एक्सेप्ट किया है और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपने इस चीज़ को अप्लाई किया है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम पढ़ रहे हैं बच्चों लैंग्वेज, और लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी सेंटेंस की मीनिंग, उसका सेंस समझना. मैथमेटिक्स तो है नहीं ना कि मैथमेटिक्स में आपको इतना आसान क्वेश्चन दे दिया गया कि बच्चों a+b का होल स्क्वायर क्या होता है ना, और सामने लिख दिया गया a+b² + 2ab. तो यहां तो दिख रहा है ना, इसमें तो सेंस की जरूरत ही नहीं है, यहां तो दिख रहा है. और 2ab में ab क्या है? इंडिया एंड कनाडा. नाइस. आई होप आप समझ गए होंगे, है ना. नहीं, हमें वो वाला याद नहीं करना है. ठीक है. a+b का * का स्क्वायर ऐसा नहीं करना है. तो यहां पर आपको सामने सामने दिख रहा है कि यहां ये चीज गलत है. ये चीज इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होगा, आपको सेंस समझना होगा. फाइन. क्या सेंस समझना होगा? देखो, he did not approve, उसने अप्रूव नहीं किया. क्या अप्रूव नहीं किया? his son raising stupid question, उसके बेटे का स्टूपिड क्वेश्चन रेज करना. अब सोचो कहां पे क्या मीनिंग आ रही है. उसके बेटे का रेज करना क्या? स्टूपिड क्वेश्चन. उसके बेटे का रेज करना, तो बेटे का सन के साथ तो सर का के ही का सेंस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. लेकिन सर यहां आया नहीं. कोई बात नहीं है, हम देंगे. यानी कि यहां पर क्या है, ये गड़बड़ हो गया. अब सन
सर ये तो लिविंग थिंग है, एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करें या एस एपोस्ट्रॉफ। सर लास्ट का लेटर एस नहीं है, एस नहीं है तो क्या करना चाहिए, वी गो फॉर एपोस्ट्रॉफ एस। तो क्या हो जाएगा करेक्शन। अब सेंटेंस क्या करेक्ट हुआ, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन। उसने अप्रूव नहीं किया अपने बच्चे का, अपने बेटे का स्टूपिड क्वेश्चन रेज करना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। वेरी गुड। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। कह रहे कि अमेरिका की जो समस्या है वो उतनी कह सकते हैं कि सीरियस और ऑफुल भयावह नहीं है जितनी कि इंडिया की। ये अंडरस्टूड सी बात है। यहां पर क्या कहना चाहता है कि अमेरिका की समस्या उतनी भयानक, उतनी सीरियस नहीं है जितनी कि इंडिया की समस्या। तो इंडिया की समस्या को इसने हाइड कर दिया, लेकिन हमें क्या कहना होगा कि अमेरिका की समस्या कह रहे कि उतनी सीरियस और ऑफुल नहीं है जितनी कि इंडिया की। तो इंडिया एक कंट्री का नाम है और कंट्री के नाम के साथ क्या आ रहा है, काके की का सेंस आ रहा है। तो सर हम क्या कंट्री के नेम के साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप पिछली वीडियो जाकर के देखो, मैंने क्लियरली लिखाया हुआ है कि वी कैन यूज एपोस्ट्रोफ एस और एस एपोस्ट्रोफ विद द नेम ऑफ अ कंट्री। इट मींस व्हाट कि हमें क्या करना चाहिए यहां पर, इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफ एस। अब देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, इंडियाज प्रॉब्लम्स, लेकिन ये लैंग्वेज ही तो है, यहां पर आप प्रॉब्लम्स को नहीं लिख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये कि प्रॉब्लम्स यहां पर अंडरस्टूड है ना। मेरा घर उतना ही बड़ा है जितना कि सुमित का, बस हमने इतना बोल दिया। तो सुमित का मतलब क्या, सुमित का घर। तो हाउस जो है वो वहां पर हाइड हो गया, वहां पे अंडरस्टूड हमने कर दिया। अगर आप ये लिखते हो कि इंडियाज प्रॉब्लम्स, ये भी करेक्ट है। अगर आप सिर्फ इंडियाज लिख के छोड़ देते हो तो भी इसको करेक्ट माना जाता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the finance minister boasts of improving the economic condition of the countries। जो finance minister हैं वो जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी कंट्री का उसको बोस्ट क्या इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, बोस्ट करते हैं। बोस्ट के साथ क्या होता है, ये ध्यान रखना, बोस्ट का मतलब होता है किसी चीज के लिए अभिमान करना, और इसके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ हमेशा आता है। अगर आप बोस्ट के साथ ऑफ यूज नहीं करते हो, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कह रहे कि आप एक चीज देखो, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्रीज। कह रहे कि ऑफ जब ऑलरेडी आ गया, इसने ऑलरेडी का के की का सेंस दे दिया, देन व्हाट इज द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस हियर। यहां पर एपोस्ट्रोफ एस की जरूरत ही नहीं है। तो सर करेक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑफ आ गया, और ऑफ द कंट्री का मतलब क्या हो गया कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन। फिर अगर आप यहां पर एपोस्ट्रोफ एस रखते हो तो क्या मीनिंग आ रही है, कंट्री की दो बार का सेंस आ गया। कह रहा है कि गलत हो गया, आप या तो ऑफ का यूज करेंगे या तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। फाइन, होता है, एक केस होता है जब आप ऑफ भी यूज करते हो और यहां पर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ, वो केस एक अलग होता है, ठीक है, उसकी मीनिंग बहुत ही डिफरेंट आती है। तो हम देखेंगे कभी आगे आने वाली क्लासेस में। तो सेंटेंस क्या करेक्ट हो जाएगा, द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट्स ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, न कि कंट्रीज। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। कह रहे कि जो धनी लोग होते हैं उनकी जो लाइफ है इज नॉट इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से उतनी शांतिपूर्वक नहीं है जितनी की गरीबों की, गरीबों की क्या, गरीबों की लाइफ। तो कह रहे हैं दैट, यहां पर दैट क्या है, प्रोनाउन है ना। तो ये दैट किसके लिए आ गया, द लाइफ के लिए। आप देखो, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज द लाइफ ऑफ द रिच। यानी कि यहां पर क्या सेंस आ रहा है, द लाइफ ऑफ द पुअर। हमने यहां पर पुअर्स कर दिया, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। पुअर्स अगर हमने किया तो गरीबों की और फिर से की ऑफ दो बार, तो ये गड़बड़ है। क्या करना चाहिए यहां पर, पुअर्स में से जो एपोस्ट्रोफ एस है वहां से हम एपोस्ट्रोफ एस को रिमूव करके अगर सिर्फ पुअर करते हैं तो करेक्ट हो जाएगा। बट इसको इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने आपको कहा कि दैट का मतलब क्या है। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट हुआ,
द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर, न कि दैट ऑफ द पुअर्स। फाइन, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है। आई होप दैट यू आर इंजॉइंग दिस क्लास एंड इफ यू आर इंजॉइंग योर सेल्व्स तो आप कोशिश करो, लाइक कर दो, गलती से ही कर दो, ठीक है, बट लाइक करो यार, और इसको शेयर वेयर कर दिया करो। चलते हैं अगली क्लास में। द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। कह रहे जो एक्सपर्ट मैसन था उसने होटल के ऑनर को रिपोर्ट किया। क्या रिपोर्ट किया? कि कोई क्वेश्चन नहीं है, देयर वाज नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, मतलब वॉल के गिरने का। अब आप फिर से सोचेंगे कि वॉल यहां पर क्या है बच्चों? एक नॉन लिविंग थिंग। क्या हम नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफ एस यूज कर सकते हैं? कह रहे कि सर्टेनली नॉट, यानी कि एरर तो मिल गई। मैं अगर आपसे कहूं कि नहीं आप इसे इंप्रूव करो, तो इंप्रूवमेंट के लिए अगर मैं जाऊं तो मैंने क्या बताया था कि एपोस्ट्रोफ एस का यूज हम लिविंग थिंग के साथ करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं होगा। सर अगर नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करना हो तो क्या करेंगे? यस, बिल्कुल ठीक कहा, ऑफ का यूज करेंगे। यानी कि ये करेक्शन क्या हो जाएगा? देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑफ द, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द फॉलिंग डाउन, द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, न कि वॉल्स। तो क्या हो जाएगा? द एक्सपर्ट मेंशन रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, यानी कि हमने ऑफ का यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर नॉन लिविंग थिंग है। ऐसे कितना आसान लग रहा है। सोचो ये सब क्वेश्चंस पेपर में अगर आ जाए, जैसे आए हुए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तब तो मुश्किल है, और पढ़ करके अगर आप जा रहे हो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, चेहरे पे स्माइल आएगी यार। दिस इज द फैक्ट। अच्छा लगता है कि जब आप पढ़ करके जाते हो और यहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत अलग की दुनिया के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। एज वी आर टोल्ड, जैसे कि हमें कहा गया, एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि हमें कहा गया, कहा जाता है कि ये जो आइडिया है, दिस आइडिया ऑफ, काकेई का सेंस आ गया, दिस आइडिया ऑफ काकेई मिसेस गांधी। तो जब मिसेस गांधी का आइडिया, तो फिर से हमने यहां पर एपोस्ट्रोफ एस यूज क्यों किया? इसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि हमें कहा जाता है कि ये जो आइडिया है मिसेस गांधी का was totally valid, ये पूरी तरह से वैलिड था इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के वर्तमान स्थिति में। तो सेंस समझना है हमें, ठीक है। और अगर आपको सेंस समझ आ गया मतलब समझो कि आपने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने नाउन केस में भी इसको वीवीआई बताया था। ये तो क्वेश्चन मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पेपर होते हैं सब के लिए कह सकते हो कि ये फेवरेट क्वेश्चन है। योर सन्स इन लॉ फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू सी हिम एज सुन एज पॉसिबल। कह रहे कि आपके सन इन लॉ का जो दोस्त है वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है और वो चाहता है, ही वॉन्ट्स यू टू सी हिम, और वो उससे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता है, जितना जल्दी हो सके। कह रहे योर सन इन लॉ, मैंने आपको बताया था कंपाउंड, ये कंपाउंड नाउन मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे लिखा हो फादर इन लॉ, फाइन, तो ये हो गया फादर इन लॉ। का के की का सेंस देना है, एंड में आना चाहिए। सिस्टर इन लॉ लिखना है कि सिस्टर इन लॉ का, तो सिस्टर इन लॉ की पहले हमने इंग्लिश लिख दी, का के का सेंस लास्ट में, ये बिल्कुल ठीक है। आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये लिखना पूरी तरह से गलत होता है। फादर्स इन लॉ, आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे सिस्टर्स इन लॉ, दिस इज ब्लेंडेड, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या आ गया? योर सन्स इन लॉ, पूरी तरह से गलत हो गया। क्या होना चाहिए बच्चों यहां पर? योर सन इन लॉज फ्रेंड, आपके सन इन लॉ का दोस्त, तो सन इन लॉ पहले लिख दिया, काके के लिए एपोस्ट्रोफ एस। दिस इज द वे, यही तरीका होता है, इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डेफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। बहुत कम सोल्जर्स हैं जो अनसुनी करते हैं
टर्न अ डेफ ईयर क्या होता है, एक इडियम्स होता है, अनसुना करते हैं टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, अपने कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स का। फाइन, फिर से हमने क्या देखा, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ ये फिर से एक कंपाउंड नाउन हो गया। और कंपाउंड नाउन का अगर मुझे पोजीशन बनाना हो, मैंने क्या बताया था, हमेशा कहां पे जाएगा, एंड में जाना चाहिए। हमने क्या कर दिया, यहां पे कमांडर्स इन चीफ। दिस इज वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, यहां पर कमांडर इन चीफ्स ऐसे होना चाहिए। बात समझ आई? तो देखो हमने क्या सिस्टमैटिकली कैटेगरिकली हमने क्या किया, ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अभी तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि नाउन केस जो हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन कैसे कैसे हो सकता है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आप इतनी सारी चीजें अगर पढ़ के जा रहे हो, यू विल डेफिनेटली फाइंड योरसेल्व्स कंफर्टेबल, वेरी मच कंफर्टेबल इन योर एग्जामिनेशन। तो मैं फिर से जाते जाते ये बात सबको कहूंगा कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, सेंटेंस की, नाउन नंबर के मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियोस है, कंपाउंड नाउन की वीडियो है, फाइन, इसके अलावा नाउन केस है, और उसके बाद से आप जा करके इसको दोबारा देखो। जो भी गलतियां हुई है आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। और मैं जानना चाहता हूं कितने स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं, आप जरूर उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। जो डाउट है अपने डाउट्स पूछो, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं, जहां जरूरत होती है वहां पे रिप्लाई भी करता हूं। फाइन, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में फिर से, तब तक आप इन सारी वीडियोस को देखो और एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।